हेलो। हाय डियर स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल आप सभी को लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। हम इलेक्ट्रोकेमी की सीरीज़ का पहला लेक्चर आज स्टडी करेंगे और जिसमें मैं आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से ये हमारे पास में जो वीडियो है आपका। और इस वीडियो को बिल्कुल भी आप जब देख रहे हैं तो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको नोट्स और इसके कंटेंट अदर यूट्यूबर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है, जिसमें आपके लिए कोई भी आगे किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए बिना देर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हमने दो टर्म में डिवाइड किया है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड्स जानते हैं, इलेक्ट्रोड एक मेटल रॉड होती है। मेटल रॉड कैसी होगी? एक विभवांतर आवेशित छड़ के लिए क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री ये किस में है? क्योंकि इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री कहाँ से आई? क्योंकि किसी भी सलूशन में जब इलेक्ट्रोड को लगाते हैं तो उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? स्थानांतरण हो रहा होता है। जिस स्थानांतरण हो रहा होता है तो विद्युत धारा क्या करती है? एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी विद्युत धारा जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उसे क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी के रूप्स, एनर्जी के जो टाइप्स होते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से केमिकल, तो इसी को हम स्टडी करते हैं। तो रसायन विज्ञान की सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। उस इसके अध्ययन को, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे होते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। अब वैद्युत रसायन की बात कर लेते हैं तो हमने सबसे पहले बात की थी इलेक्ट्रोड्स की। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि एक धातु की आवेशित छड़ होती है। एक धातु है, हमने धातु को हमने क्या कर दिया? एक धातु थी, हमने एक पात्र में डाल दिया। पात्र में डालने के बाद में उसमें इलेक्ट्रोड, लोहे की रॉड लगा दी। तो लोहे की एक से ज़्यादा रॉड लगाई पात्र के अंदर। जैसे ही उन्हें हमने क्या किया? आवेशित किया। आवेशित करने में एक रॉड पॉजिटिव हो गई, दूसरी नेगेटिव हो गई। तो धातु की रॉड कैसी हो गई? आवेशित हो गई। तो इन आवेशित रॉड्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन पर समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है, और समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी धातु की आवेशित छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब धातु में होता है आवेश, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की हम बात कर लें तो आवेश के आधार पर हमने इलेक्ट्रोड्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। इलेक्ट्रोड्स को हमने कितने भागों में? दो भागों में। सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स प्रयोग किए जाते हैं। अगर एक सेल की भी बात कर लेते हैं, हमने क्या किया? आवेश के आधार पर हमने इलेक्ट्रोड्स को दो भागों में बांटा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि कोई भी सेल कंप्लीट तब होती है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज का, दूसरा नेगेटिव चार्ज का। क्योंकि सेल्स कैसी होती हैं? पोलर होती हैं। पोलर सेल्स होंगी तो इस वजह से दो इलेक्ट्रोड तो लगेंगे। अब यहाँ हमने इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांट दिया। नंबर एक एनोड इलेक्ट्रोड, दूसरा कैथोड इलेक्ट्रोड। एनोड, अब एनोड इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर लेते हैं तो एनोड का मतलब होता है एनोड, ट्रांसफर ऑफ, एनोड की बात करें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड, कैथोड यानी कैच करने वाला, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता हो, कैथोड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो क्या कहलाते हैं? एनोड कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एनोड इलेक्ट्रोड की। वह इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है, एनोड इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब जनरली हमने क्या किया? एक मेटल ले लिया, हमने यहाँ मेटल लिया। मेटल से हमने क्या किया है? मेटल के लिए हल्का सा आयोनाइज किया और यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जब इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है। धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। दूसरी बात कर लें, दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास में कैथोड इलेक्ट्रोड। अब कैथोड इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं तो कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कैथोड यानी कैच करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जब कैच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? कम, खत्म होगा, और खत्म होगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। वह इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस पर रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। यानी कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड से अपचयन की क्रिया संपन्न होती है, इन इलेक्ट्रोड्स पे होता है अपचयन। अब हम बात कर लेते हैं जनरल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की।
सामान्य रूप से इलेक्ट्रोड जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो जनरल टाइप्स में हमारा मेन इलेक्ट्रोड जो हैं चालक की कंडक्टिविटी के आधार पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स में डिवाइड किए। तो मेन कौन सा है आपका, वह मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड होते हैं। अब मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेम मेटल यानी समान प्रकार के जो धातु और समान मेटल इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसी प्रकार की जो धातु होगी, किसी धातु के लिए उसी धातु का लवण का जो विलयन होगा उसी में हमने डुबो दिया, तो वो इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाएंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जैसे जिंक का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लिया और जिंक धातु के इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में डुबा दिया। कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर के विलयन में डुबा दिया। हमने दोनों को यहाँ दिखा रखा है, तो कैसे कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यानी हमने एक मेटल को उसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में डाला, यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड को लिया, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, तो जिंक Zn+2 में विभाजित हो गया, आयोनाइज हो गया। क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जैसे ही आयोनाइज हुआ तो ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाएंगे आपके, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर दूसरा टाइप है हमारे पास गैसीय इलेक्ट्रोड। अब गैसेस इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो किसी अक्रिय धातु में, अक्रिय धातु की बात कर रहे हैं, नॉट गैसेस की बात आ गई, या फिर आपके नॉन मेटल्स हो सकते हैं। किसी अक्रिय धातु में गैस तत्व या उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्य अवस्था होती है। क्या होती है, साम्य अवस्था होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं, गैसीय इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और H बना दिया, 1/2 H2 गैस इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इस टाइप की क्या होगी, साम्य अवस्था स्थापित हो गई। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो क्या हो गया, 0 हो गया। जनरली हाइड्रोजन का जो Pt के हम सापेक्ष निकालते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होता है, बट उसे मान लिया जाता है, 0 स्वतः मान लिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो कौन सा वाला, इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अब कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और लवण के विलयन के मध्य विभवांतर यानी विभवों में अंतर होता है, दोनों के उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को E द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी चार्ज है, चार्ज तो किसी न किसी चीज़। अब जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड कहाँ लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में लगे होते हैं। तो सोल्यूशन की प्रकृति को भी हमें देखना पड़ेगा, उसे बाह्य ऊर्जा दे रहे हैं तो हमें टेम्परेचर को भी देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेशर पर रिलीज हो रहे हैं तो हमें उसका क्या देखना पड़ेगा, प्रेशर भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला टाइप है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो उसमें सबसे पहला है चालक की प्रकृति। अब देखिए भैया चालक की प्रकृति, अब इसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर चालकता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान भी ज़्यादा होगा। यानी कि चालकता यानी कि जो चालकता आपकी कंडक्टिविटी है C। अब कोई भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी E0 की बात कर लिए हम, E0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और E0 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। दूसरी बात करते हैं धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। अगर सांद्रता की बात करेंगे तो यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुओं की संख्या पे जो हम बाह्य टेम्परेचर दे रहे थे उसकी क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में आयनन घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयनन घट जाएगा। जो आयनन घट जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान भी कम हो जाएगा। अब दूसरी बात, तीसरा टाइप है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो ताप बढ़ाएंगे। देखिए भैया ताप बढ़ाने के साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के समानुपाती होती है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा खुद बढ़ जाएगा। अब हम तीसरा टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम व्याख्या की बात करते हैं, इसे एक्सप्लेन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम व्याख्या की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे नर्नेस्ट ने 1889 के, नर्नेस्ट वैज्ञानिक थे भैया, बहुत ही होशियार वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे योगदान दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केसेस में और इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो इन्होंने 1889 के अनुसार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज या ट्रांसफर पर निर्भर करता है। इन्होंने भैया सिंपल सी बात बता दी कि नर्नेट साहब ने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी है वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वेशन।
या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो या फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि एक आयन से दूसरे आयन पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा हो ट्रांसफर, एक्सचेंज कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब भैया इसमें भी टाइप्स है, इसमें भी हमने इसे क्या किया, हमने निम्न भागों में डिवाइड कर दिया, यानी पॉइंट्स के द्वारा हमने इसको समझाया हुआ है। सबसे पहली बात, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब धातु की छड़ पे, जब धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। तो धातु की इस प्रवृत्ति को हम, धातु की इस प्रकृति, धातु की छड़ कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ऋण आवेशित छड़ होती है तो उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला काम करेगा, ऋण आवेशित, यानी कैथोड हो जाती है। तो ये सेल कौन सी हो जाती है, विद्युत अपघटनी विलयन जैसी सेल का विलयन करने लगते हैं और दाब इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भैया हमने एक मेटल लिया और मेटल से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड रिलीज हो गए और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और विद्युत अपघटनी में क्या होता है, ये एनोड इलेक्ट्रोड लाइक हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड के लाइक, एनोड इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड। ठीक है भाई। अब यहाँ धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले गए हैं। देखिए भैया ये धातु की छड़ थी, इससे धनायन कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर जा रहे हैं। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कहलाएंगे, आपके विद्युत अपघटनी विलयन कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन कहलाते हैं, कहते हैं। अब यहाँ देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का होना, यहाँ पर रिएक्शंस कौन सी वाली होंगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, धनायन का विलयन में ट्रांसफर। दूसरा टाइप है यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट है, जब धातु के धनायन विलयन में, विलयन को छोड़कर धातु, यानी धातु के जो धनायन होते हैं वो विलयन को छोड़कर धातु की छड़ पर जमा होने लगते हैं और छड़ की धनात्मकता बढ़ जाती है। छड़ कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, तो धनात्मकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, धातु की छड़ पे जमा हो रहे हैं। और छड़ पे जब इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे तो धातु का पॉजिटिव चार्ज कैसा होने लगेगा, घट जाएगा। और धातु का पॉजिटिव चार्ज जब घट जाएगा तब क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन का होना। जब धातु की छड़ पर आपके क्या जमा हो रहे हैं, कैटाइन जमा हो रहे हैं, जो कैटाइन जमा हो रहे हैं धातु की छड़ के अंदर, तो भैया ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यही बात कर लेते हैं, तीसरा टाइप है, ये बात में एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड है जिसे आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। हम बात कर लेते हैं नल इलेक्ट्रोड की। नल इलेक्ट्रोड की बात कर लो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर जहाँ कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, कोई भी फ्रिक्वेंसन या वाइब्रेशंस नहीं होते इसमें। यदि सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर होता है और ऑस्मेटिक प्रेशर का मान समान कर दिया जाए तो आयन किसी भी दिशा में गति नहीं करते। तो आयनों के मध्य में क्या हो जाती है, साम्य अवस्था हो जाती है, गति नहीं करते। और मेटल एंड सॉल्यूशन के मध्य डबल लेयर का निर्माण हो जाता है, कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक डबल लेयर का निर्माण हो जाता है और ना ही विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। भैया वह इलेक्ट्रोड हमने क्या किया, किसी सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन में डालते ही उसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर एंड ऑस्मेटिक प्रेशर दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, दोनों ही प्रकार के चार्जेस के बीच में क्या हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो एक डबल लेयर का, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गए, दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव की लेयर्स बन गई। जब लेयर्स बन गई तो दोनों की कंसंट्रेशन कैसी थी, इक्वल थी। जब इक्वल थी तो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया आपका, बिल्कुल भैया नल इलेक्ट्रोड हो गया। कैसा हो गया, नल, चार्ज लेस इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो इसके लिए हमें टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा, प्रेशर भी फिक्स करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। अब स्टैंडर्ड वाली बात आ गई तो देखिए भैया 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 298 केल्विन पर। और इसके साथ साथ में हम एक बार की भी बात करेंगे, किसकी, एक बार या एक वायुमंडल दाब की बात कर लेते हैं। एक बार बराबर कितना होता है, 1.013 बार वायुमंडल के बराबर होता है। या 298 केल्विन पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ एवं लवण के विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 या E नेगेटिव द्वारा व्यक्त करते हैं। भैया किसके द्वारा, E नेगेटिव द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं रिएक्शंस के आधार पर। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन से, रिडॉक्स रिएक्शंस। और रिडॉक्स रिएक्शंस के आधार पर या अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड को दो भागों में विभाजित किया। रिडॉक्स रिएक्शन कब होती है, इसमें ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जहाँ हो रहे होते हैं वो रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव एक, इसमें पहला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव।
सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हो कहाँ, बाहर। इलेक्ट्रॉन जब बाहर जा रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे होंगे, वो तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये देखिए ई नॉट जेड, ई जेड अपॉन जेड एन प्लस टू, यानी कि उत्पाद बटे विकार, विकारक बटे उत्पाद में व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए जेड एन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ जेड एन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका मान कैसा होगा, किसी का भी जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, अपचायक क्षमता ज़्यादा होती है। किसकी, जिंक की अपचायक क्षमता ज़्यादा है। अब दूसरा है हमारे पास में, हमने साफ साफ यहाँ नोट करके आपको दिखा दिया है पहले से ही, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इससे ECU प्लस अपॉन CU द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी केमिकल रिएक्शन CU प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, साइन ऑफ रिएक्शन CU। अब देखिए भैया, आपका जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। यदि कॉपर का दे रखा है प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सेल। यहाँ पे सेल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वैद्युत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो डिपेंड ही सेल पे करता है। पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो हम सेल की ही बात करेंगे अब सेल वह डिवाइस या युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, सेल कहलाती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये भाई, सेल, बैटरी, सेल, सब कुछ यही है हमारा, सब कुछ इसी के द्वारा हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। अब सेल्स को दो भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है भैया, इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स और केमिकल चेंजेस के आधार पर। केमिकल एनर्जी का चेंजेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा वो एक टाइप हो गया, एक केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा वो दूसरा टाइप हो गया। यानी दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर लीजिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है ना, इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब असतः अभिक्रिया करने वाली। ये ऐसी सेल है जिसमें जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वो किसी बाह्य स्रोत की उपस्थिति में होती है। जैसे समझ लीजिए कुछ नालायक बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते हैं, तो बाह्य स्रोत डंडा चला दिया जाता है, या फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है, रोज़ रोज़ उन्हें बेइज्जत किया जाता है। तो बेइज्जत किया जाता है उनके लिए, या फिर रोज़ उनके लिए जाते जाते टीचर क्या करता है, ताने सुना देता है, कुछ ना कुछ बोल देता है। जब बोल देता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी उनका ईगो हर्ट हो जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, यानी बहुत तीव्र गति से कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वही सी टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, वह सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। तथा इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन बाह्य ऊर्जा स्रोत के लगाने पर कंप्लीट होती है, यानी बाहर डंडा पड़ता है ना तभी बच्चा पड़ता है यहाँ पे। अब इसकी बात कर लेते हैं कार्य प्रणाली, यानी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहली चीज़ समझिए, इस सेल में एक पात्र में कैथोड व एनोड दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कैथोड व एनोड इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, फिर दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ेंगे या इंड्यूस कॉइल यानी प्रेरक कुंडली से भी जोड़ सकते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रिक चार्ज एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर होता है। हमने यहाँ दिखा दिया, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। तीसरा देख लीजिए भाई, सेल आपके पास में बनी है, दोनों इलेक्ट्रोड, ये सेल है आपकी, दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसके अंदर देखो बैटरी से जोड़ दिया, BTF की बैटरी लगी हुई है। यहाँ आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ चला गया। जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका इधर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस सेल में एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, यानी हाँ एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक एंड रिडक्शन पोटेंशियल का मान धनात्मक होता है। अब यहाँ रिएक्शन देखिए आपके पास में ZnCl2 Zn
और 2Cl। यहाँ देखिए एनोड पे कौन गया, क्लोरीन, क्लोरीन एनोड पे गया, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और हो गया ऑक्सीडेशन क्लोरीन का। और क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहाँ चलेगा, जिंक के पास में, और जिंक ने जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसका चार्ज क्या हुआ, रिलीज हो गया, यानी समाप्त हो गया, और क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नोट, इस सेल में एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव होता है। हमने आपको स्ट्रक्चर द्वारा यानी कि संरचना बना के भी दिखा दिया है। भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए भाई। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक। भैया अब इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं, ये तो केमिकल एनर्जी है। वह सेल जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन के संचालन के लिए बाह्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। दीज आर साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस सेल, दीज आर स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवृत्ति अब क्रिया दिखाती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई इसकी। ये वो वाले बच्चे हैं, समझ लीजिए क्लास में कुछ नहीं, जैसे जिस दिन से सिलेबस शुरू हुआ उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। और भैया IIT JEE इनका बचपन से ही इनके मन में चल रहा होता है कि IIT में जाना है, हमें JEE का एग्जाम क्वालिफाई करना है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये वो वाले बच्चे हैं। अब इसमें देखिए भाई आपके पास में वर्किंग के लिए हमने डायग्राम द्वारा समझाया हुआ है। यहाँ देखिए दो पात्र ले लिए हमने, तो पहले सबसे पहले वर्किंग में हम क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयन को लिया जाता है। दूसरी चीज़ देख लीजिए, इन दोनों पात्रों को लबड़ सेतु द्वारा लबड़ सेतु क्या होता है, लबड़ सेतु जो है भाई आयन एक्सचेंज के लिए यहाँ पर एक थर्ड ट्यूब लगा दी जाती है, थर्ड इलेक्ट्रोड के जैसा वर्क करता है। ये इसमें क्या करता है, जैसे नर्ड इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड भी क्या करता है, आयन एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे ही इसका भी काम होता है कि आयन का ट्रांसफर करने में सहायक होता है। अब उसके बाद में भाई यहाँ पर हमने दोनों पात्रों में, एक पात्र में एनोड इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरे पात्र में कैथोड इलेक्ट्रोड लगा दिए। लेफ्ट में हम एनोड लगाते हैं, राइट में कैथोड लगाते हैं। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड को लगाते हैं के बाद में जैसे कुछ समय के बाद में यहाँ से आयनों का एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ लगे हुए वोल्ट मीटर में धारा का संचालन होना लगा, वोल्ट मीटर में दिखाई देने लगी, धारा प्रवाहित हो रही है। बट इस सेल में दो चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। इस सेल के अंदर जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से उल्टा होता है। बट ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा होगा और रिडक्शन कैथोड पे हो रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा, बाकी आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख लेते हैं। अब देखिए इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में लगे होते हैं, ठीक है, दोनों पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का विलयन भरा होता है। देख लीजिए भाई, एक पात्र के अंदर ZnSO4 का विलयन है, ठीक है, और इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तीसरा है, कह रहे हैं इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर के तार की सहायता से वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। कॉपर के तार की सहायता से किससे जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। इस सेल में एनोड इलेक्ट्रोड कैसा होता है, देखिए नेगेटिव एंड कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड इलेक्ट्रोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर होता है। साल्ट ब्रिज विद्युत परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा का प्रवाह करता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूरा कर देता है और विद्युत धारा का प्रवाह करता है। साल्ट ब्रिज विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में सहायक होता है। ये साल्ट ब्रिज है ना, बड़ा कमाल की चीज़ है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, हमने सेल स्टडी की, हम सेल के डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दोनों सेल्स के बीच में हम डिफरेंस की बात करते हैं। एक सेल आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक है, दूसरी सेल आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए यानी वैद्युत अपघटनी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन बाह्य एनर्जी सोर्स की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। वैद्युत अपघटनी जो सेल है उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया बाह्य स्रोत लगाने पर संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये कह रहे हैं इसमें बाह्य एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। दूसरा पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक में, इसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ आ जाइए भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड आपका नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। चौथा पॉइंट है इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में और एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। यहाँ देखिए भैया, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं।
ये तो भैया बहुत अलग एडवांस सेल है, ये एक पुराने ज़माने की, एक ही में दोनों घुस जा रहे थे, यहाँ दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट आ गया है भैया, इसमें लवण सेतु नहीं होता है, साल्ट ब्रिज होता ही नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भैया, क्योंकि यहाँ आयन उदासीनता होती ही नहीं है, क्योंकि आयन हमेशा एक दूसरे इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड चलता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और एक इलेक्ट्रोड समाप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, इसमें लवण सेतु होता है। इसके बाद में नया टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत वाहक बल या सेल विभव। वैद्युत वाहक बल भी यही है, सेल विभव भी यही है। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोड्स के विभवों के अंतर को सेल विभव या ईएमएफ कहते हैं। अब यहाँ किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल आपने चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल ले लो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, दोनों सेल जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं सेल्स के अंदर, उनके जो बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो होगा आपका, उस डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैद्युत वाहक बल, सेल विभव, सब कुछ यही है। अब यहाँ पर फैक्टर फैक्टिंग ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ को प्रभावित किसके द्वारा किया जाता है, इसे निम्न कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। पहला है अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की चालकता अधिक होने पर ईएमएफ अधिक होता है। कंडक्टिविटी भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विलयन की सांद्रता की बात कर लेते हैं। अब कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ईएमएफ घटेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ईएमएफ भी बढ़ता है भैया। कंडक्टिविटी है भैया वही वाली बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें।